जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से, साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, उनमें से मैंने टॉप पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी होती रहे। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या भूस्खलन। देखो, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? वे आपदा जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो अगर भूकंप की बात की जाए तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी प्रकृति द्वारा जनित है, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन रासायनिक आपदा जो है वो मानव जनित आपदा यानी मानव निर्मित आपदा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फल उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है मत्स्य उत्पादन से, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? प्रयोग, कहानी कथन, गोष्ठी या समूह चर्चा। तो विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रयोग को, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रयोग विधि या प्रयोगशाला विधि अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है, इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वह है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? वारली, मांडना, मधुबनी या अल्पना। तो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? वो है मधुबनी चित्रकला, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसे मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्रकला जो है वो नेपाल के मिथिला क्षेत्र और भारत के बिहार राज्य में, यानी दोनों जगह पर प्रचलित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल या वायु। देखो, अक्षय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। ये तीनों ही ऊर्जा के अक्षय संसाधन है। लेकिन जो ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है वो कौन सा है? वो है पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी या रेबीज। देखो, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। लेकिन रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। इसे छोड़कर बाकी सारे विटामिन से होने वाले रोग हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड। तो पौधे से मिट्टी में जल का अवशोषण और संचरण दोनों किसके द्वारा होता है? वो होता है जाइलम के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों के अलग अलग हिस्से तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वो पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। देखो, वायुमंडल की टोटल 5 प्रमुख परतें हैं। उसमें से वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्षोभमंडल, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा दूसरे नंबर की जो परत है क्षोभमंडल के बाद वो आती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अगर क्षोभमंडल की बात की जाए तो क्षोभमंडल की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा पर तो लगभग 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर सबसे कम है वो है 8 किलोमीटर।
इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन या फसल की कटाई? तो एक किसान दानों को भूसे से अलग किस विधि द्वारा करता है? तो वो करता है थ्रेसिंग विधि द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो किससे है? वो है ध्वनि प्रदूषण से, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, ग्रीन मफलर सड़कों या राजमार्गों या रिहायशी इलाकों के आसपास 4 से 6 पंक्तियों में पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? यानी इंसुलिन क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो वो है प्रोटीन, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका लैब में संश्लेषण सफल हो पाया है। और वो किसने किया है? वो किया है सान ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के पीने से फैलती है? एड्स, एनीमिया, टाइफाइड या टिटनेस? तो दूषित बीमारी द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो इनमें से कौन सा है? वो है टाइफाइड, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें एनीमिया की, तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होने वाला रोग है। बॉडी में आयरन की कमी से एनीमिया रोग फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो इनमें से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो वह है कैल्शियम एवं विटामिन डी, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना कि इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? वह है कैल्सीफेरोल। और यह प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खाद्य जाल, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी से नहीं जुड़े होते बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा या डब्ल्यूपीएल के द्वारा? तो किसी नदी में प्रदूषण स्तर की माप जो की जाती है वो की जाती है बीओडी के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके अलावा एटीपी जो है वो कोशिका के अंतर्गत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक? देखो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक जो ये तीनों प्रश्न हैं ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में समझ विकसित करने की क्षमता का विकास होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा? पावलाव ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या स्किनर ने? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? यह है पियाजे का, यानी जीन पियाजे का, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा? देखो, आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियों के नाम बता देता हूं। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। और इनमें जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, लूनी और माही। ये सभी नदियां जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और इनमें जो सबसे लंबी नदी है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है नर्मदा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? भारहीन होगा, अपेक्षाकृत ज्यादा भार होगा,
अपेक्षाकृत अल्प भार होगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा तो चाहे कोई भी वस्तु हो वो सिर्फ भारहीन होगी, यानी वो केवल भारहीन ही होगी, यानी उसमें कोई भार नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी भार बराबर गुरुत्वाकर्षण गुणा द्रव्यमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? देखो, पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती है। वैसे अब वर्तमान में 5 अवस्था भी है, प्लाज्मा और एक और है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जिस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी सबसे कम होती है वो कौन सी है? वो है ठोस, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए द्रव की, तो द्रव में जो है अणुओं के मध्य की दूरी ठोस के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैस में सबसे अधिक दूरी होती है अणुओं के मध्य की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता? कोआ, गोरैया, बुलबुल या कोयल? तो इनमें से जो पक्षी स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता वो कौन सा है? वो है कोयल, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। कोयल जो है वो अपने अंडों को कोए के घोंसले में देती है, जहां कौवे द्वारा ही अंडों को पाला जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर, मक्का, केला या मूंगफली? देखो, गाजर, मक्का और केला, इन तीनों का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है गूदा। लेकिन मूंगफली जो है, इसका जो हम भाग खाते हैं वो बीज खाते हैं, इसका जो खाने वाला भाग होता है वो होता है बीज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? बोलने, बोलने और सुनने, पढ़ने या सुनने? देखो, डिसलेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना था, और रुडोल्फ ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया था। और यह किससे संबंधित है? यह है पढ़ने से, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक, मृदा और जल, पशु या पक्षी? देखो, अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं ऐसे जीव को जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जीव पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और पृथ्वी के जो अपमार्जक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं जीवाणु और कवक, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह एक भाव प्रधान नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? नीला, पीला, लाल या हरा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सबसे अधिकतम होती है? तो वो होती है लाल रंग में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। हरे और बैंगनी रंग में यह प्रक्रिया सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? तो क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है प्रोटीन की कमी से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रोटीन की कमी के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, थायरोक्सिन या थायमीन? देखो, चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो है विटामिन B1, और इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? वो है थायमीन, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है बेरी रोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है वन मित्र, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल या वेबर? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है? डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल या वेबर?
इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे, ताकि आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है, डेसिबल, डॉप्सन इकाई, पास्कल या वेबर, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।